everyone, I'm Sonam Sandhu from IELTS Made Easy. And this is not just a video, it is actually the IELTS full course. This course is helpful for all the beginners out there and even the professionals, even the ones who are looking forward to appearing for GT exam. बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये कोर्स आपको. ये कोर्स समवेयर अराउंड 65 to 70 मिनट्स का है. आप जाके फुल कोर्स चेक करो. इसमें मैंने आपको रीडिंग एंड लिसनिंग की राइट स्ट्रेटेजी बताई है जिससे कि आप इजीली स्कोर कर सकते हो वेल इन योर एग्जाम. अपार्ट फ्रॉम दिस, इन दिस कोर्स मैंने आपको राइटिंग का एक टेम्पलेट शेयर करा है फॉर 6.5 बैंड. अगर आपको 6.5 बैंड लेके आने हैं राइटिंग मॉड्यूल में तो उसके लिए भी मैंने आपको एक ऐसे स्ट्रक्चर शेयर करा है. इवन आई हैव शेयर्ड द स्ट्रक्चर फॉर बैंड 8 लर्नर्स एज वेल. मैंने राइटिंग टास्क 1 जीटी एंड एकेडमिक फॉर बोथ द मॉड्यूल्स के बारे में भी एक बेसिक आइडिया आपको पूरा दिया है कि क्या होता है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किन चीज़ों को फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें भी बताई हैं. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट स्पीकिंग मॉड्यूल को मैंने डिटेल में करके दिखाया है आपको कि पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के जो क्वेश्चन है उन्हें कैसे आंसर करना है, कितने लेंथी आंसर्स होते हैं. फॉलोअप वाले जो आंसर्स हैं वो आप कभी भी लेंथी नहीं कर पाते हो, तो वो लेंथी आंसर्स कैसे देने हैं, कौन से कनेक्टर्स यूज करने हैं, वो सब कुछ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा है इन दिस वीडियो ऑफ माइन. नाउ जब आप ये वीडियो देखोगे तो आपको मैं एक चीज जरूर सजेस्ट करूंगी कि प्लीज एक पेन और एक पेपर हैंडी कर लेना. अगर आपको लगता है 0.75x पे वीडियो देखनी है तो 0.75x पे देखना, बट नोट्स जरूर प्रिपेयर करना साइमल्टेनियसली. इट इज अ रिक्वेस्ट बिकॉज नोट्स प्रिपेयर करोगे तभी आपको पता चलेगा कि कैसे आपको चीजें समझ आ रही हैं और बाद में आप उनका हेल्प ले पाओगे. ठीक है. Now that's all. Just go and check out the session. आपको चीजें अच्छी तरह समझ में आएंगी एंड नोट्स प्रिपेयर करा. तो as you can clearly see on the screen, this is IELTS full course. This is the most important video which doesn't require any introduction. Let's get started and time waste बिल्कुल भी नहीं करते हैं इस चीज पे कि इस कोर्स में से आपको क्या हेल्प मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, वो आपको खुद पता चल जाएगा जब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ. अगर मैं आइल्स की बात करती हूँ तो आइल्स इज इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम. ये काफी लोगों को पता ही है. इसमें एकेडमिक एंड जीटी ये दोनों मॉड्यूल्स होते हैं. एकेडमिक लर्नर्स की रिक्वायरमेंट होती है अराउंड 6.5. अगर ओवरऑल 6.5 आ जाते हैं तो इजिली उनका स्टडी वीजा आ जाएगा, वेरएज जीटी लर्नर्स को चाहिए होते हैं 777-8. आप लोग मेरे से डेफिनेटली रेजोनेट कर पाओगे अगर आप मेरी जर्नी के बारे में भी सुनोगे. मुझे भी हमेशा से रीडिंग मॉड्यूल बहुत वीक लगता था, है ना. मतलब मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता था. मुझे रीडिंग मॉड्यूल में कभी भी मजा नहीं आता था. और जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था ना, वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, तो मेरी रीडिंग में खाली आए थे बैंड 6. ठीक है. वो बैंड 6 से बैंड 8 की जर्नी कैसी रही, क्या मैंने प्रिपरेशन करी, वो भी आपको पता चलेगा. और आपने मेरी और कुछ वीडियोस भी देखी होंगी, और अगर नहीं देखी हैं और अगर आप चाहते हो कि जैसे मेरे बैंड 6 से बैंड 8 आए हैं और जैसे 6.5 मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में राइटिंग में आए थे और बैंड 8 आए हैं राइटिंग में, एंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग में आई हैव स्कोर्ड बैंड 9, तो ये आपके कैसे आ सकते हैं. यू कैन सिंपली कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर गिवन बिलो, और आप इस पे कॉन्टैक्ट करके आपको पता चलेगा कि क्या आपने करना है, कैसे आपने करना है. बिकॉज देखो, रीडिंग और लिसनिंग तो हर कोई मेरी वीडियोस देख के कर ही लेता है क्लियर. बहुत ही इजी है रीडिंग लिसनिंग मॉड्यूल को क्लियर करना. बस वीडियोस देखो ध्यान से, उसी तरीके से प्रैक्टिस कर लो एंड यू कैन क्लियर इट. बट फॉर राइटिंग एंड स्पीकिंग आपको हमारी हेल्प चाहिए होगी. सो फॉर दैट यू कैन कॉन्टैक्ट. ओके. वो कभी भी बैच कोर्स में इंप्रूव नहीं कर सकते बिकॉज वहां पे इतने सारे लर्नर्स हैं और हर एक लर्नर के राइटिंग में अलग मिस्टेक्स होती हैं. तो वो मिस्टेक्स को ओवरकम करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, यू नीड टू टेक द पर्सनल सेशंस एंड दैट वी हैव हियर. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. जैसा कि मैंने बताया कि 777-8 जीटी में एंड 6.5 एकेडमिक में. अब अगर मैं आइल्स की बात करूं, टेंटेटिवली प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम चाहिए. देखो, अगर कोई भी डेडिकेटेड लर्नर है ना और वो बहुत अच्छी तरह, उसकी प्रायोरिटी आइल्स को क्लियर करना ही है, तो कोई भी लर्नर 2 मंथ्स में इजीली क्लियर कर सकता है. बट अगर उस लर्नर का लेवल अच्छा है, इंटरमीडिएट लेवल पे है, तो 1 मंथ अगर वो डेडिकेटेड लगा देता है तो ही कैन क्लियर द एग्जाम. कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब बात करते हैं बैंड स्कोर की. ठीक है. हमारे पास इसमें 4 मॉड्यूल्स होते हैं. वी हैव रीडिंग,
जिससे मुझे बहुत डर लगता था, अब नहीं लगता। वी हैव लिसनिंग, वी हैव राइटिंग एंड स्पीकिंग। दीज आर द 4 मॉड्यूल्स जिनके बेसिस पे आपकी असेसमेंट होती है और आपको स्कोर मिलता है। और हर एक मॉड्यूल में बैंड 9 में से आउट ऑफ बैंड 9 आपको स्कोरिंग मिलती है। बट देर इज वन मोर थिंग जो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द ग्रामर पार्ट। अगर आप ग्रामर के बेसिक्स नहीं पता, आइल्स के लिए जितनी ग्रामर चाहिए खाली उतना ही आप कर लोगे ना, तो सब कुछ हो जाएगा, एक्चुअली हो जाएगा। क्योंकि राइटिंग के लिए भी ग्रामर चाहिए, स्पीकिंग के लिए भी ग्रामर चाहिए, एंड रीडिंग एंड लिसनिंग में भी फिल इन द ब्लैंक्स में ब्लैंक में कौन सी वर्ड फॉर्म आनी है उसके लिए भी ग्रामर चाहिए। अगर मेरे पास एक सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल, सोनम संधू इज एन डैश, ठीक है, एजुकेटर। अब एन है तो मुझे पता है कि कुछ वोवल साउंड से शुरू होगा, है ना, वोवल साउंड होनी चाहिए तभी आएगा एन के बाद कुछ, ठीक है। एजुकेटर की अगर बात करें तो एजुकेटर इज अ नाउन, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कोई एडजेक्टिव आएगा जो कि नाउन के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो आप क्लियरली समझ जाओगे कि यहाँ एडजेक्टिव आना है, बट तभी समझोगे ना यार अगर पता होगा कि ग्रामर में यहाँ पे आना क्या है, एडजेक्टिव आना है, वर्ब आना है, क्या आना है। तो उसके लिए आपको बेसिक्स पे फोकस करना है। यहाँ पे हम वी कैन फिल इट एंड फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनरेबल, कुछ भी बोल सकते हैं, पर एन लगा है तो वॉवल साउंड वाला ही कोई एडजेक्टिव आएगा ना। ग्रामर में हमें बेसिक्स ही कुछ चीजें चाहिए, ठीक है। और मैं कभी भी किसी भी लर्नर को नहीं बोलती कि आप एक एक चीज ग्रामर के करो, आपको आर्टिकल्स भी पता होना चाहिए, डिटेल में डेटरमाइनर्स भी पता होने चाहिए, आपको हर एक चीज पंचुएशन पता होनी चाहिए, प्रपोजिशन पता होनी चाहिए। नहीं, इतना टाइम तो आपके पास भी नहीं है ना, क्योंकि मेन फोकस हमारे ये 4 मॉड्यूल्स हैं। तो मैं आपको सिंपली एक ही चीज सजेस्ट करूंगी, बिकॉज ये एक शॉर्ट फुल कोर्स वीडियो है। मैं लेंदी वाली जो वीडियो बनाऊंगी है ना, जिसमें अराउंड 4-5 आवर्स का सेशन होगा, उसमें मैं ग्रामर वाला पार्ट भी इंक्लूड करूंगी। बट फॉर दिस टाइम मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मैं आपको एक वीडियो का लिंक शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है आइल्स की सारी ग्रामर एक ही वीडियो में, ठीक है। सो ये जो वीडियो है ये आप ध्यान से देखो। अगर आप ये देख के नोट्स बना लेते हो और रोज रात को सोने से पहले नोट्स रिवाइज करके सोते हो, तो इतना मेरा प्रॉमिस है कि आप राइटिंग स्पीकिंग में बिल्कुल भी फेल नहीं हो सकते। रीडिंग एंड लिसनिंग तो आपको पता ही है कि मेन स्ट्रेटेजी के बेसिस पे है, वो तो आप कर ही लोगे क्योंकि इतनी वीडियोस है, इतना कुछ मैं आपको करा चुकी हूँ और उसके लिए भी बड़े सिंपल मेथड्स हैं, ठीक है। आइल्स की सारी ग्रामर। अब आप सोच रहे हो कि मैम ये क्यों बता रहे हो, देखो इसका एक रीजन है। मेरी जो जर्नी है ना वो 6.5 से बैंड 8 की जो जर्नी है ना राइटिंग मॉड्यूल में, एंड स्पीकिंग मॉड्यूल में 7.5 बैंड से लेके 9 बैंड वाली जो जर्नी है, ये जो जर्नी है ना यार, ये इतनी आसानी से नहीं हुई। इस जर्नी के बीच में आई नॉट ओनली फोकस्ड ऑन फ्लुएंसी बट ऑल्सो फोकस्ड ऑन द ग्रामर पार्ट। एंड जब ग्रामर के पार्ट पे फोकस करा था तो ये वीडियो शूट करी थी और ये वीडियो बनाई थी और इसी चीजों पे फोकस करा था। इसीलिए बाकी कुछ देखो ना देखो, ठीक है, और कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी अगर आप ये ध्यान से देख लोगे, बट ये ग्रामर वाली वीडियो जरूर देखना। अराउंड 49 मिनट्स की ये वीडियो है, लिंक आपको स्क्रीन पे अब दिख रहा होगा, तो प्लीज ये सेशन के बाद जाके जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए, तो आपको बेसिक पता चल गया कि हमें ग्रामर भी चाहिए, ठीक है। अब ग्रामर में अगर उस वीडियो की बात करें तो वहां पे मैंने बैंड्स ग्रुप बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। ये वो कनेक्टर्स है जिनके बेसिस पे आप इजीली अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर्स लेके आ सकते हो। पिक्स मेथड मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, जिसके बेसिस पे मेरे बैंड 8 आए थे। अपार्ट फ्रॉम ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एज वेल एज रेंज, रेंज बहुत जरूरी है, वेराइटी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वही चीजें मैं बता रही हूँ जो मैंने फॉलो करा। मुझे भी बहुत ज्यादा आइल्स डिफिकल्ट लगती थी, मैं भी आप सब में से ही एक हूँ। मुझे भी लगता था कि हर बार इतने पैसे लगाना, इतने पैसे लगाना,
एनीवेज यस, मुझे कहीं नहीं जाना था, बट जब फर्स्ट टाइम दिया शौक शौक में दे दिया था, और उसके बाद मुझे लगा कि मैंने शुरू से ही इंग्लिश में है ना स्टडीज करी है, मास्टर्स इन इंग्लिश करा, देन सर्टिफिकेशन इन टीचिंग इंग्लिश लगा, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि आई शुड गो फॉर इट अगेन। और मुझे लाइक आई वांटेड टू प्रूव माई सेल्फ, किसी और को प्रूव करने की जरूरत कभी नहीं होती। नेवर प्रूव योर सेल्फ टू एनीबडी एल्स। अगर आपको लगता है कि आप खुद कोई चीज ठीक कर रहे हो, तो आप ठीक कर रहे हो। आपको खुद से फील होना चाहिए कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं करा, मैंने बिल्कुल ठीक करा, आई एम ट्रू टू माई सेल्फ, दैट्स इट। सो मैंने क्या करा कि मैं भी इसी तरीके से, मुझे भी प्रॉब्लम आ रही थी और मैंने मेहनत करी, बहुत एफर्ट्स दिए, एंड वो 8 बैंड लेके आना, राइटिंग में बैंड 9 स्पीकिंग में लेके आना, मुझे भी लग रहा था कि ये इम्पॉसिबल है ना। सो पर जब वो आए तो मुझे रियलाइज हुआ कि अगर एक इंडियन है ना, एक नॉर्मल बीइंग जो आप ही की तरह थी, मैं भी इंग्लिश में, मेरे घर में कोई इंग्लिश में नहीं बात करता, मैं भी ऐसे ही नॉर्मली बात करती थी, हिंदी में ही बात करती हूँ मैं अपने घर में। तो फिर भी मैं अगर बैंड 9 लेके आ सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं ला सकते हो? अगर आपको इस स्टोरी से रिलेटेड बहुत डिटेल में देखना है कि मेरी क्या जर्नी है, कैसे है, तो आप मुझे जोश टॉक्स पे जाके जरूर मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। वहां पे मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है, हाउ आई स्टार्टेड, व्हाट ऑल हैपेंड, क्या क्या मेरे को प्रॉब्लम्स आई इनिशियली, एंड it's all about what all I have faced and how I achieved this. So go and watch that as well. जोश टॉक्स पे आपको पंजाबी वाले चैनल पे भी मिलेगी एंड हिंदी वाले पे। नाउ दिस इज इट, ये आपको बेसिक समझ आ गए। अब आ जाते हैं हमारे मेन पार्ट पे, रीडिंग पे। ठीक है, रीडिंग वो मॉड्यूल जिसके लिए लर्नर्स को लगता है कि रीडिंग तो हो ही नहीं पानी है। पर क्या आपको पता है कि रीडिंग में खाली 2 मिस्टेक्स होती हैं। फर्स्ट मिस्टेक होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग की, कि आपको समझ ही नहीं आता टेक्स्ट। सो वो होती है अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम जो होती है रीडिंग में, वो हमारी होती है लोकेशन की, कि आपको लोकेशन ही नहीं मिलती। अगर ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, तो आप रीडिंग एंड लिसनिंग मॉड्यूल कैसे भी कर सकते हो, क्योंकि लिसनिंग और रीडिंग काफी हद तक एक दूसरे से रिलेटेड है। नाउ जब मैं रीडिंग की बात करूं, अगर आपको क्वेश्चन का मीनिंग ही नहीं समझ आया, अब अगर आपको लोकेशन का मीनिंग ही नहीं समझ आ रहा कि लोकेशन पे वो क्या बता रहे हैं, है ना, तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। सो फॉर रीडिंग मॉड्यूल सिंपली आप एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करो, एंड दैट इज RKLM। आर का मतलब होता है रीड वन क्वेश्चन एट अ टाइम। ठीक है, के का मतलब होता है कीवर्ड्स, एल का मतलब होता है लोकेट, एम का मतलब होता है मैच द मीनिंग। यार इस मेथड ने ना खाली मुझे नहीं, मैं भी बैंड 6 लेवल पे ही थी सीरियसली में। आपको अगर लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो मैं अपनी वो वीडियो शेयर करने वाली हूँ जिसमें मेरी TRF से सारी, और आपको पता चलेगा मैं कहाँ से कहाँ पे पहुंची। ठीक है, सो यू मे गो एंड चेक आउट दैट, वो वीडियो ऑलरेडी एडिट हो चुके, एवरीथिंग हैज बीन डन, उसकी फाइनल इट्स द वीडियो इज रेडी, वो मैं जरूर अपलोड करती हूँ, कमिंग वीक में अपलोड करूंगी, एंड आई होप उससे आपको कुछ मोटिवेशन मिलेगी और आप मेरे साथ काफी अच्छी तरह रिलेट कर पाओगे कि सोनम संधू इज वन अमंगस्ट यू, मैं भी आप ही की तरह हूं, डोंट वरी, यू कैन ऑल्सो डू इट। अगर मैं कर सकती थी, मेरा भी हिंदी बैकग्राउंड ही था। ठीक है, सो यहाँ पे RKLM मेथड की बात करते हैं। हमेशा हमें रीडिंग में एक ही मेथड फॉलो करना है, एक क्वेश्चन ही एक बार में पढ़ो, बहुत सारे क्वेश्चंस अगर पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, रीड वन क्वेश्चन एट अ टाइम। उसके बाद कीवर्ड्स को सर्कल करो, जो लोकेशन ढूंढने के लिए कीवर्ड सर्कल करने हैं, देन लोकेट करो उन कीवर्ड्स को पैसेज में, जब वो लोकेट हो जाते हैं तो मीनिंग को मैच करने का ट्राई करो, यही आपने करना है बस, देन मैच द मीनिंग। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। नाउ आगे प्रोसीड करते हैं। देखो रीडिंग के लिए तो मैंने बेसिक्स बता दिए, पर जब तक आप देखोगे नहीं इस चीज को तो नहीं समझ आएगा, तो आ जाओ जरा इधर। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको रीडिंग पैसेज दिख रहा है, कैम्ब्रिज बुक नंबर 17, रीडिंग पैसेज 1 है। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आपका, थोड़ा शॉर्ट में सब कुछ अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको मेरा ये कोर्स अच्छा लगेगा, तो जरूर मेरा जो 4 आवर्स वाला कोर्स मैं प्लान करने वाली हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि डू यू वांट की फुल आइल्स कोर्स आपको फ्री में चाहिए, एंड वो कोर्स होगा अराउंड 4 to 5 आवर्स का। इफ यू वांट इट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बट ये कोर्स पूरा जरूर देखना और नोट जरूर बना। ठीक है,
नाउ यहाँ पे हमारे पास है बैट्स टू द रेस्क्यू। कोई भी रीडिंग पैसेज आ जाए, सबसे पहला हमारा पार्ट होता है कि हमें देखना है कि कौन से क्वेश्चन टाइप्स है। अगर आप सब लोगों को भी ये प्रॉब्लम आती है कि टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ आता है ना कि कैसे मैं टाइमली रीडिंग को फिनिश करूं, तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप सिंपली क्या करो, ये मेरा H&M मेथड फॉलो करो। H&M मेथड होता क्या है? H का मतलब होता है हेडिंग्स एंड M का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हेडिंग्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपने क्या करना है, आप सबसे पहले जो भी कोई भी पैसेज आ जाए, देखो 3 पैसेजेस होते हैं, पैसेज 1, पैसेज 2 एंड पैसेज 3। आप सबसे पहले पैसेज 1 में जाके क्वेश्चन टाइप्स देखोगे, कौन कौन से क्वेश्चन टाइप्स हैं वो देखोगे। आपको पता चल गया यहाँ पे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है एंड फिल इन द ब्लैंक्स है, या फॉर्म कंप्लीशन, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में ही देखते हैं, ट्रू फॉल्स एंड फिलअप्स, ये दो चीजें हैं। देखो अगर हमारे पास हेडिंग्स और एमसीक्यूज है ना, तभी हमें वी हैव टू टेक केयर ऑफ द सीक्वेंस की हेडिंग सबसे पहले करो, क्योंकि हेडिंग्स के लिए वी हैव टू रीड द फुल पैसेज, वी हैव टू रीड एवरी सिंगल पैराग्राफ थॉरोली, एंड विद द थॉरो रीडिंग वी गेट द लोकेशंस ऑफ द अदर क्वेश्चंस इजीली, अदर आंसर्स इजीली, और उससे आपको काफी हेल्प मिलती है। इसीलिए हमेशा मैं बोलती हूँ कि हेडिंग सबसे पहले करो एंड एमसीक्यू सबसे एंड में से, इसीलिए करना है क्योंकि एमसीक्यू सबसे ज्यादा ट्रिकी होते हैं। तो एमसीक्यूज को आप सबसे एंड में करो, वो ट्रिकी होते हैं इसीलिए, ठीक है। जब आप हेडिंग सबसे पहले करोगे, एमसीक्यू सबसे लास्ट में करोगे, तो क्या हेल्प मिलेगी कि आपको सारे आंसर्स इजीली मिल जाएंगे। अगर किसी पैसेज में खाली हेडिंग्स है, ठीक है, ट्रू फॉल्स है, फिलअप्स है, तो आप सबसे पहले हेडिंग्स करोगे, ट्रू फॉल्स और फिलअप्स किसी भी सीक्वेंस में करोगे, मतलब कि खाली हमने इन्हीं दो क्वेश्चंस की सीक्वेंस का ध्यान देना है, हेडिंग्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और फिलअप्स ये ऐसे क्वेश्चंस है आप इजीली ढूंढ सकते हो, तो ये किसी भी सीक्वेंस में करो। बस एमसीक्यूज आ जाए तो कभी भी पहले मत करना, पैसेज वाइज करना पर सबसे एंड में करना। हेडिंग्स आ जाए तो सबसे पहले ही करना, सो दैट बाकी आंसर्स मिल जाए। बाकी कोई भी क्वेश्चन टाइप आ जाए तो डजेंट मैटर, कभी भी कर, ठीक है। तो अब यहाँ पे है ये हमारा ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। मैं दो क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी, बेसिक्स आपको पता चल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, लॉस ऑफ हैबिटेट has badly affected insectivorous bats in Madagascar, ठीक है। सो यहाँ मेजर कीवर्ड क्या है, लॉस ऑफ हैबिटेट, बैडली अफेक्टेड insectivorous bats in this, so insectivorous bats and loss of habitat, ये है हमारे कीवर्ड्स फॉर फाइंडिंग द लोकेशन। सो हम देखेंगे कहाँ पे है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही मिस कर दिया, वो आप इजीली ढूंढ लोगे, मैं सेकंड करा रही हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें, लॉस ऑफ हैबिटेट आपने देखना है, ठीक है, लॉस ऑफ हैबिटेट, मच ऑफ दिस डिस्ट्रक्शन, ठीक है। Madagascar forests are being converted to agricultural land at a rate of 1% every year. Much of this destruction is fueled by the cultivation of the country's main staple crop, rice. ठीक है, सो इसकी ग्रोथ हो रही है, ग्रो कर रहे हैं राइस को, उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रही है। And the key reason for this destruction is that insect pests are destroying vast quantities of what is grown by local subsistence farmers. तो हमारा मेन मोटिव क्या था, लोकेशन ढूंढनी है, आ गए यहाँ पे, डिवास्टेटिंग हैबिटेट, बायोडाइवर्सिटी लॉस ऑन द आइलैंड, बट नॉट ऑल स्पीशीज आर सफरिंग। उन्होंने बोला पर सारे स्पीशीज नहीं सफर कर रहे। इनफैक्ट सम ऑफ द आइलैंड्स इंसेक्टिवोरस बैट्स आर करंटली थ्राइविंग, वो अभी भी थ्राइव कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, एंड दिस हैज इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस फॉर फार्मर्स, ठीक है। सो मीनिंग है काफी इंपॉर्टेंट फार्मर के लिए। लॉस ऑफ हैबिटेट हैज बैडली अफेक्टेड इंसेक्टिवोरस बैट्स इन मडागास्कर, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर टॉकिंग अबाउट। अब हमने आंसर ढूंढना है, जब लोकेशन भी मिल गई है ना, वी हैव फाउंड द लोकेशन, तो नाउ विल सिंपली फाइंड द आंसर। हियर आंसर यहीं पे ही है, लॉस ऑफ हैबिटेट ने बैडली अफेक्ट करा है, ठीक है, इंसेक्टिवोरस बैट्स, यही वो बता रहे हैं, ठीक है। सो लेट अस फाइंड द आंसर। सो अगर हम लोकेशन में देखें तो क्लियरली हमें पता चल रहा है कि सारे स्पीशीज ने सफर नहीं करा। यस,
हैबिटेट जो था वो डिस्ट्रक्ट हो रहा था, डिवास्टेटिंग हैबिटेट था, ठीक है, खराब हो रहा था, डिस्ट्रक्ट हो रहा था, बट सारे स्पीशीज ने, बट नॉट ऑल स्पीशीज आर सफरिंग। उन्होंने क्लियरली बोला कि सारे स्पीशीज नहीं सफर कर रहे हैं। उन्होंने बोला इनफैक्ट सम ऑफ द आइलैंड्स इंसेक्टिवोरस बैट्स आर करंटली थ्राइविंग। वो कह रहे हैं कुछ अभी भी थ्राइव कर रहे हैं, कुछ अभी भी ग्रो अप कर रहे हैं। सो दैट मीन्स कि इंफॉर्मेशन क्लियरली फॉल्स है। वहां पे उन्होंने बोला बैडली अफेक्टेड, कौन से? इंसेक्टिवोरस बैट्स, ये जो स्पीशीज है ये बैडली अफेक्ट हुई है ना, ये जो स्पीशी है ये बैडली अफेक्ट हुई है। बट पैसेज में ये बात नहीं हुई है, पैसेज में उन्होंने ऑपोजिट बोला है, उन्होंने बोला है बट ये जो है ये अभी भी थ्राइव कर रहे हैं, काफी स्पीशीज बैडली अफेक्ट हुई हैं। तो ये आंसर है हमारा फॉल्स। देखो यही सेम मेथड फॉलो करना है फॉर द अदर क्वेश्चंस एज वेल। वन क्वेश्चन एट अ टाइम, एक ही क्वेश्चन को एक बार में पढ़ो। जब एक बार में वन क्वेश्चन को ही पढ़ोगे तो इजीली उसकी लोकेशन ढूंढोगे। हमने बस सिंपली यही फॉलो करना है, RKLM। ठीक है, रीड वन क्वेश्चन एट अ टाइम जैसे मैंने अभी करा। फिर सेकंड स्टेप मैंने कीवर्ड सर्कल करे, वही मैंने करे। देन थर्ड स्टेप में उन्होंने बोला लोकेट करो। अब कीवर्ड्स को लोकेट करने की बात आई तो सेम वर्ड्स नहीं मिलेंगे। लॉस ऑफ हैबिटेट की जगह डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट मिल सकता है, ठीक है। लॉस ऑफ हैबिटेट की जगह आपको डिवास्टेटिंग हैबिटेट मिल सकता है, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ, ठीक है। हैज बैडली अफेक्टेड इंसेक्टिवोरस बैट्स इन मडागास्कर, ठीक है। तो उन्होंने तो ऑपोजिट बोला, तो फॉल्स है। बस लोकेशन ढूंढी और मीनिंग को मैच करना है। मीनिंग मैच कर रहा है तो ट्रू है, मीनिंग कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो फॉल्स है। हमें यही करना है, ठीक है। इसी तरीके से बाकी के आंसर्स भी ढूंढो। कीवर्ड्स जो लोकेशन ढूंढने के लिए होते हैं वो अलग होते हैं एज कंपेयर टू द कीवर्ड्स जिनके बेसिस पे हमें आंसर मिलता है, ठीक है। सो बट आपने लोकेशन ढूंढनी है और मीनिंग पे फोकस करना है, यू कैन इजीली गेट द आंसर, यही आपने करना, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी देखें तो उन्होंने बोला रिकार्डो रोका, ठीक है, हैज कैरिड, हाँ रिकार्डो रोशा या रोका हैज कैरिड आउट स्टडीज ऑफ बैट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, हैज कैरिड आउट स्टडीज ऑफ बैट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। स्टडीज ऑफ बैट कैरी आउट करिए तो देखते हैं। हमारा मेजर कीवर्ड यहाँ पे है रोका, है ना, रोशा रोका जो भी है ये। सो देखो इधर बात हुई है Ricardo Rocha. He is passionate about conservation and bats. More specifically, he is interested in how bats are responding to human activity and deforestation in particular. ठीक है, उन्होंने ये बात करी। यहाँ पे क्या था? Ricardo Rocha has carried out studies of bats in different parts of the world. So major keyword क्या है? Ricardo Rocha, ठीक है, and studies डिफरेंट पार्ट्स वर्ल्ड। ओके, अलग अलग पार्ट्स में, बहुत सारे पार्ट्स में वर्ल्ड में कैरिड आउट स्टडीज ऑन बैट्स। सो यहाँ पे अगर बात करें तो उन्होंने क्या बोला, एंटर यूनिवर्सिटी, ठीक है, कैम्ब्रिज जूलॉजिस्ट, ओके, रिकार्डो रोशा, ही इज पैशनेट अबाउट दिस एंड दिस, वो बैट्स के लिए, ठीक है, तो बैट के ऊपर स्टडी थी। मोर स्पेसिफिकली ही इज इंटरेस्टेड इन हाउ बैट्स आर रिस्पॉन्डिंग टू ह्यूमन दिस, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया रूशा's न्यू स्टडी shows that several species of bats are giving Madagascar's rice farmers a vital pest control service by feasting on plagues of insects। तो उन्होंने ये क्लियरली बोला, पर यहाँ बात हुई थी कि उन्होंने बहुत सारी स्टडीज करे, फाउंडेड सेवरल स्पीशीज। तो ये बात तो कहीं हुई नहीं है, एक ही स्टडी की कोई वो बात कर रहे हैं। ऐसा तो उन्होंने बोला नहीं कि उन्होंने बैट्स के, ये नहीं बताया ना। रिकार्डो रोशा हैज कैरिड आउट स्टडीज ऑफ बैट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने ये नहीं बोला कि स्टडीज कैरी आउट करी है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, ये नहीं बताया। एक ही स्टडी की बात करी थी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड की बात नहीं करी है। तो क्लियरली क्या होगा, इन दिस केस आंसर विल डेफिनेटली बी नॉट गिवन, ठीक है। बस इस तरीके से ही करना है। अब अगर मैं ऐसे ही बात करूं, लेट से आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, लिसनिंग मॉड्यूल की बात कर रही हूं मैं। तो लिसनिंग मॉड्यूल में ना सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वी हैव टू लिसन
फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। आलतू फालतू इंफॉर्मेशन के लिए नहीं सुनना, वी हैव टू लिसन फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ओनली। तो यहाँ पे उन्होंने बोला द स्टडी कैरिड आउट बाय रोशा's टीम। ठीक है, एम क्या है टू दिस, फॉर एग्जाम्पल वो लिसनिंग में ऑडियो बोल रहे हैं तो आपने ध्यान से सुनना है, और आपने नोटिस करना है कि जैसे ही डीएनए एनालिसिस की बात हो ऑफ बैट डैश, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है, ठीक है। डीएनए एनालिसिस ऑफ बैट डैश, अब बैट के क्या, किस चीज का डीएनए एनालिसिस, ये उन्होंने बोला, तो यहाँ पे आ जाएगा कोई नाउन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द बैट्स वर मोस्ट एक्टिव इन राइस फील्ड्स लोकेटेड ऑन हिल्स, ओके। एट पेस्ट्स ऑफ राइस डैश शुगर केन नट्स एंड, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला हमने ध्यान से सुनना है, जैसे ही अगर ये लिसनिंग मॉड्यूल चल रहा है, जैसे ही उन्होंने राइस बोला, जैसे ही उन्होंने शुगर केन बोला, जैसे ही देखो एट पेस्ट ऑफ राइस बोला, तो आप समझ जाना कि राइस के बाद आंसर आएगा, और जैसे आपने शुगर केन सुना तो समझ जाना कि आंसर निकल गया है, ओके। क्योंकि वो उसके हम आगे प्रोसीड कर गए, तो वी हैव टू लिसन फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हेयर। यहाँ पे भी आरकेएलएम मेथड फॉलो करेंगे, बट विल नॉट रीड वन क्वेश्चन एट अ टाइम हियर, we are going to read 10 questions at a time in listening module. Why 10? Because we have to do part 1. Okay, so read part 1 first, उसके बाद उसके आंसर्स ढूंढेंगे, विल लिसन फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। जब आपने पढ़ना है तो अपने सर्कल कर लेने हैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। सो यही सेम मेथड फॉलो करना है आरकेएलएम रीडिंग में भी, लिसनिंग में भी। लिसनिंग की अगर बात करें तो 1 क्वेश्चन की जगह 10 क्वेश्चन करने हैं एक बार में रीड, और उसके बाद वी हैव टू लिसन फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अगर जब भी फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं तो बस हमने ध्यान रखना है कि हमने पहले ही गेस कर लेना है कि गेस द वर्ड फॉर्म, कि कौन सी वर्ड फॉर्म आने वाली है ब्लैंक में। जैसे यहाँ पे था बैड डैश, तो कोई नाउन आना था। यहाँ पे था राइस और किसी और थिंग का नेम बताया होगा, नाउन। प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज बाय ईटिंग डैश, अगेन सब नाउन, किसी चीज को खा के, तो नाउन आएगा। दे प्रोवाइड फूड रिच इन डैश, अगेन सब नाउन, कोई फूड इस चीज में रिच है, ठीक है। द बिल्डिंग्स वेयर दे रूस्ट बिकम डैश, अगेन यहाँ पे क्या आएगा, कोई एडजेक्टिव आएगा। बिल्डिंग्स क्या हो गई थी, कोई एडजेक्टिव आएगा। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लोकल डैश, अगेन सम नाउन। तो हमने ध्यान देना है वर्ड फॉर्म का कि कौन सी वर्ड फॉर्म आने वाली है ब्लैंक में। अगर हम ये फॉलो करेंगे तो इजीली वी कैन डू द लिसनिंग मॉड्यूल एज वेल, ठीक है। लिसनिंग मॉड्यूल भी हम इजीली कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं आने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे राइटिंग मॉड्यूल की। आपको रीडिंग एंड लिसनिंग का तो बेसिक्स मैंने बता दी है यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं हम राइटिंग मॉड्यूल पे, और राइटिंग मॉड्यूल के लिए हम क्लियरली यहाँ पे बात करेंगे राइटिंग में क्या क्या होता है। देखो, सबसे पहले अगर मैं राइटिंग मॉड्यूल की बात करूं, तो राइटिंग में वी हैव टास्क 1 एंड टास्क 2, ठीक है। टास्क 1 एंड टास्क 2। नाउ हमने करना क्या है इसमें, ठीक है। टास्क 1 एंड टास्क 2 में क्या करना है। टास्क 1 में हमारे पास होता है जीटी में, जनरल ट्रेनिंग मॉड्यूल में, लेटर। टास्क 2 में हमारे पास होता है एसे राइटिंग। ये जीटी के लिए लेटर होता है, एंड अगर एकेडमिक लर्नर्स आते हैं तो उनके लिए क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग। ओके, रिपोर्ट राइटिंग। सो क्या हुआ, टास्क 1 लेटर, जीटी के लिए वहां पे फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर आता है। अगर एक लेटर का पैटर्न अच्छी तरह समझ लिया फॉर्मल का, तो आप इजीली सेमी फॉर्मल भी लिख पाओगे। और अगर आप सेमी फॉर्मल लिख रहे हो तो बस वहां पे कॉन्ट्रैक्शंस यूज कर लेना, जैसे कि आई एम, आयल। अगर आप ये यूज कर लेते हो तो आप इजीली इनफॉर्मल लेटर लिख पाओगे। तो वो कैसे होना है, क्या करना है, वो मैं आपको मेरे फुल कोर्स वाली वीडियो, जो 4 to 5 आवर्स का पूरा सेशन बनना है ये कोर्स का, वो मैं आपको बताऊंगी फॉर श्योर, उसमें डिटेल में बताऊंगी। अभी वीडियो शॉर्ट है, ये शॉर्ट में फुल टर्म कोर्स है, तो बेसिक्स क्लियर करा रही हूँ बस, ठीक है। नाउ बात करते हैं एकेडमिक में रिपोर्ट राइटिंग की। तो रिपोर्ट राइटिंग में वेरियस क्वेश्चंस होते हैं, जैसे बार एंड लाइन ग्राफ,
तो अगर आपको बार ग्राफ करना आ गया तो आप इजीली लाइन ग्राफ कर सकते हो। किस तरीके के सेंटेंसेस इसमें यूज करने हैं वो मैं ऊपर शेयर कर देती हूँ आपके साथ। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आप इजीली यूज करके बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, टेबुलर चार्ट, ये चारों के चारों कर सकते हो। ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास क्या है, बार एंड लाइन ग्राफ के अलावा हमारे पास होता है flow and process chart. If you know how to attempt flow chart, you can easily attempt process chart as well. Once this is also done, ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट आता है पाई एंड टेबुलर, जिसका सेम मेथड है। यहाँ पे डेफिनेट फिक्स्ड फिगर्स होती हैं, जैसे 9 है, 10 है, और वहां पे क्या होता है, हमारे पास फिक्स फिगर्स नहीं होती है बार एंड लाइन ग्राफ में। तो पाई एंड टेबुलर चार्ट के लिए भी वही सेंटेंसेस यूज करने हैं। उसका लिंक मैं अब शेयर कर दूंगी, वो आप जरूर जाके चेकआउट कर। एंड लास्ट हमारे पास होता है डायग्राम या मैप। इनसे रिलेटेड वीडियोस बनी हुई हैं, बेसिक्स आपको आइडिया हो जाएगा। तो अगर आपको डिटेल में इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, यू कैन गो एंड चेक आउट माई राइटिंग टास्क 1 प्लेलिस्ट, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। नाउ इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ राइटिंग का स्ट्रक्चर, जो कि आपको काफी पता अच्छा लगेगा। ऐसे राइटिंग का स्ट्रक्चर है जो मैं बताने वाली हूँ। तो अगर मैं एस्से राइटिंग की बात करूँ ना, एस्से राइटिंग में मेनली क्या होता है, हमारे पास 6 एस्से टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रॉब्लम सॉल्यूशन एस्से, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, हम किसी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं और उसी प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन देना है, तो वो होता है प्रॉब्लम सॉल्यूशन एस्से। ठीक है। इसमें कॉजेज एंड इफेक्ट भी आ जाता है कि इस प्रॉब्लम के, ठीक है, क्या कॉजेज हैं, ठीक है, और अब ये प्रॉब्लम हो गई है तो इसके इफेक्ट क्या है, ठीक है, क्या हमारी बॉडी में इम्पैक्ट कर रही है, कैसे इम्पैक्ट कर रही है हमारी बॉडी। 4 पैराग्राफ्स यहाँ पे होंगे, इंट्रो, 2 बॉडी पैराग्राफ्स एंड कंक्लूजन। ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है जो फॉलो करना है। इससे रिलेटेड एक वीडियो है, वो देखने की जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको बेसिक्स बता रही हूँ सारे। ओपिनियन टाइप 1, 100% एग्री या 100% डिसएग्री करना है। डू यू एग्री और डिसएग्री, ओवर और का मतलब है दोनों में से एक। देन वी हैव ओपिनियन टाइप 2, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, किस हद तक आप एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो। ये है एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस ऐसे, क्या है ये, एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस ऐसे। टू व्हाट एक्सटेंट, इसमें 5 पैराग्राफ्स बनेंगे, 3 बॉडी पैराग्राफ्स बनेंगे। ठीक है। आउट ऑफ विच 2 बॉडी पैराग्राफ्स होंगे उस साइड के लिए जिसे हम फेवर कर रहे हैं, चाहे वो एडवांटेजेस हो या एग्रीमेंट। देन वी हैव डिस्कशन ऐसे, डिस्कशन ऐसे में 4 पैराग्राफ्स होते हैं, इंट्रो, 2 पैराग्राफ्स। दो साइड्स हैं हमारे पास, एक पर्सन को लगता है कि जिम जाके ही वेट रिड्यूस होगा, दूसरे पर्सन को लगता है कि डाइट पे ध्यान दे के वेट रिड्यूस होगा। तो ये दो पर्सन हैं। फर्स्ट पर्सन का व्यू कि जिम जाके ही वेट रिड्यूस होगा, ये हम बॉडी पैराग्राफ 1 में डिस्कस करेंगे डिटेल में। एंड सेकंड पर्सन का व्यू कि डाइट से ही हो जाएगा वेट कम, वो हम बॉडी पैराग्राफ 2 में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है। नाउ मिक्स टेस्ट से होता है जिसमें कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट आ गई, डबल क्वेश्चन आ गया, पहले उन्होंने आपका ओपिनियन पूछ लिया, फिर प्रॉब्लम जो थी उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस पूछ लिए, या फिर एक सिंपल स्टेटमेंट आ जाए, मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। तो आप समझ जाना कि ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको डिस्कशन ऐसे की तरह लेना है या एग्री और डिसएग्री। फिर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, वेरी इजी। बॉडी पैराग्राफ 1 में एडवांटेजेस, बॉडी पैराग्राफ 2 में डिसएडवांटेजेस। हमेशा ध्यान रखना जब आप ऐसे लिख रहे हो, अगर आपको बैंड 6.5 की रिक्वायरमेंट है तो बैंड्स ब्लू में से एटलीस्ट 6 कनेक्टर्स यूज कर लो। अगर आपको बैंड 8, बैंड 7 अबव की रिक्वायरमेंट है तो बैंड ब्लू यूज करो, हाउ एवर यूज करो, एंड पिक्स मेथड यूज करो, आपको बैंड 8 मिल जाएंगे। ठीक है। एंड यही रिक्वायरमेंट 7.5 की है तो स्टिल मैं रेकमेंड करूंगी कि सब कुछ यूज करो, पिक्स भी यूज करो, बिकॉज और कुछ गलतियां आपकी हो सकती है जिसकी वजह से आपका स्कोर ना आ पाए। तो इसलिए इस चीज का ध्यान देना है कि आपने कौन से कनेक्टर्स यूज करने हैं। ठीक है। अब अगर मैं इधर बात करूं तो किस तरीके से हमें ऐसे लिखना है वो हमने ध्यान देना है। ठीक है। कोई भी ऐसे आता है तो प्रूफ चेकिंग साइमल्टेनियसली ही करना हमेशा। आपको 40 मिनट्स का टाइम मिलता है, उसमें 7 मिनट्स में आप प्रॉपर प्लानिंग करना। ठीक है। और राइट एंड प्रूफ चेक कर लेना साइमल्टेनियसली 33 मिनट्स में। ओके। माय थ्रोट इज वेरी ड्राई नाउ, आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर सो लॉन्ग, ये जो लेंदी कोर्सेज होते हैं उनके शूट में, सो आई जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक फॉर वाटर।
ठीक है। अब बात करते हैं राइटिंग में कि राइटिंग में 40 मिनट्स का टाइम है, जैसा कि मैंने पहले बताया। फर्स्ट 7 मिनट्स में प्लानिंग करो, फिर राइट करो और प्रूफ चेक कर लो साइमल्टेनियसली। ये 33 मिनट्स में आपने करना है। प्रूफ चेकिंग भी साइमल्टेनियसली ही करनी है, क्योंकि अगर कोई गलती हो गई और पूरा ऐसे लिखने के बाद आपको पूरा इरेज करके करना मुश्किल है। इसीलिए अगर आप साइमल्टेनियसली साथ के साथ प्रूफ चेकिंग करोगे तो उससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी एंड आप इजीली अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर पाओगे। 280 टू 85 वर्ड जरूर लिख के आना, उससे कम मत लिख के आना। ठीक है। नाउ असेसमेंट क्राइटेरिया टास्क रिस्पॉन्स है। ठीक है। अगर हम टास्क रिस्पॉन्स की बात करें तो आइडियाज रेलिवेंट होने बहुत जरूरी है। अगर आपको बैंड 6.5 चाहिए ना और आपके आइडियाज ही ठीक नहीं है पर आपने कनेक्टर्स बहुत अच्छे अच्छे यूज करे हैं तो 6.5 नहीं आएंगे। हमारी मेन रिक्वायरमेंट है बैंड 6.5 लेके आने के लिए, और उसके लिए हमने सबसे पहले आइडियाज पे वर्क करना है कि हमारे आइडियाज बिल्कुल ठीक होने चाहिए। हमारा प्रॉपर टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए, फर्स्ट सेंटेंस। देन वी हैव कोहेरेंस एंड कोहेजन। जो भी आइडियाज लिख रहे हो उन्हें वो लॉजिकल होने चाहिए, समझ आने चाहिए जो आप लिखना चाह रहे हो। देन ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड रेंज। अब ग्रामेटिकल एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने तीन चीजें बताई हैं, टास्क रिस्पॉन्स, कोहेरेंस एंड कोहेजन एंड ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। इन तीन चीजों पे अगर आप ध्यान से फॉलो करोगे देन ओनली यू आर गोइंग टू स्कोर बैंड 6 और 6.5। ओके। अब 6.5 से अबव की रिक्वायरमेंट है तो ग्रामेटिकल रेंज पे, वैरायटी पे फोकस करो। वैरायटी पे फोकस करने के साथ साथ वोकैबुलरी पे फोकस करो, और इसके लिए ऑलरेडी एक वोकैबुलरी प्लेलिस्ट है जो अवेलेबल है। रादर राइटिंग और स्पीकिंग ऐसा मॉड्यूल है जिसमें यू विल बी रिक्वायरिंग अस। सो इफ यू ज्वाइन अस तो आपको ये सारा का सारा मटेरियल मिलता है, मेरे सैंपल आंसर्स मिलते हैं, यू गेट एवरीथिंग। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर गिवन बिलो। अगर आपके राइटिंग में बैंड 6 और 6.5 ही आ रहे हैं हर बार, बट आपकी रिक्वायरमेंट 7 और 7.5 है, तो वो पर्सनल क्लासेस से ही, वन ऑन वन सेशन से आपकी काफी इम्प्रूव। ठीक है। नाउ ये हो गया लेक्सिकल रिसोर्सेस। आगे प्रोसीड करते हैं। पैराफ्रेज द क्वेश्चन स्टेटमेंट इनटू पैसिव। सबसे पहले ये ध्यान देना कि इंट्रोडक्शन इस तरीके से लिखो कि पैसिव सेंटेंस कर दो, पैराफ्रेजिंग कर दो। क्वेश्चन स्टेटमेंट को अपने खुद के वर्ड्स में लिखो विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। मीनिंग सेम रहना बहुत जरूरी है, पर पैसिव स्ट्रक्चर कर दो। इट इज विटनेस्ड बाय, इट इज बिलीव्ड बाय, इट इज कॉन्कर्ड बाय, मेनी, सम, अ फ्यू, जो भी है वो अपने ध्यान देना। ठीक है। नाउ जेरेंट से स्टार्ट कर सकते हो आप, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है। अभी तक तो मैं ये सब आपको ना है ना बोल के बता रही हूँ, मैं आपको ये शो करती हूँ ऐसे, तो आपको काफी पता चलेगा कि कैसे करना। सो नाउ लेट्स लुक एट वन एसे। आपको इसके बेसिस पे डिटेल में समझ आएगा कि कोई भी एसे आ जाए लिखना कैसे है। देखो मोस्ट ऑफ द एसेज हैव 4 पैराग्राफ स्ट्रक्चर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 1, फिर बॉडी पैराग्राफ 2 एंड देन वी हैव कंक्लूजन। अब ये जो एसे है ना जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बैंड 8 वाले लेवल का एसे है। ठीक है। यहाँ पे मैंने इन्वर्जन सेंटेंस भी यूज करा है, आई हैव यूज्ड एवरीथिंग हियर, एंड वर्ड्स वर्ड काउंट भी अराउंड 308 वर्ड्स का है। इसी सेम एसे को हम 6.5 बैंड लेवल वाले लर्नर्स के लिए भी बना सकते हैं, या 7 बैंड एसे हम बना सकते हैं। और वो जब हम 7 बैंड एसे करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि हमने क्या चेंजेस करने हैं। बिकॉज देखो दिस इज 8 बैंड स्ट्रक्चर है ना। 8 बैंड तो उन लर्नर्स को चाहिए ना जिन्हें बैंड 7.5, बैंड 7 की रिक्वायरमेंट है, तो वही है जब 8 बैंड देखेंगे तो उन्हें क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है। पर यही अगर आपके हमारी रिक्वायरमेंट है 7 बैंड वाली, ठीक है, नॉट 7, एक्चुअली हमारी रिक्वायरमेंट है बैंड 6 वाली और 6.5 वाली, तो हम ये देखेंगे। तो यहां पे मेरा ये 7 बैंड स्ट्रक्चर आ गया। आइडियली आप लोग इससे कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं इसे 6.5 बैंड स्ट्रक्चर लिखूंगी, जिससे कि आपको डिटेल में ये चीज समझ आ जाए। ठीक है। बिकॉज मेन मोटिव तो यही है ना कि आपको समझ आना चाहिए। सो हियर वी गो।
सो हियर वी हैव 6.5 बैंड स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये हमारा है 8 बैंड स्ट्रक्चर। चलिए, तो 6.5 बैंड स्ट्रक्चर एंड 8 बैंड स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हैं। जिन भी लर्नर्स को बैंड 8 चाहिए, ठीक है, बैंड 7 चाहिए, 7.5 चाहिए, तो वो ये फॉलो करें, ठीक है, वो ये सेम फॉलो करें। अब अगर आपको बैंड 6.5 और 6 चाहिए तो आप ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करें, ठीक है। फॉर बैंड 6.5 बैंड स्ट्रक्चर है। अब हम इधर आ जाते हैं। पहले सेम चीज मैंने फॉलो करी है। सबसे पहले मैंने क्या करा है, मैंने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पैसिव सेंटेंस, इट इज ओपाइंड बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स, सम की जगह फ्यू इंडिविजुअल्स दैट देयर फोन्स आर द मोस्ट इंडिस्पेंसेबल डिवाइसेस दे पोजेस। ये सबसे इंडिस्पेंसेबल डिवाइसेस है जो वो पोजेस करते हैं, ओन करते हैं। आई सर्टेनली बिलीव दैट द प्रोलिफरेटिंग डिमांड ऑफ मोबाइल फोन्स इज डायरेक्टली लिंक्ड विद इंक्रीज स्क्रीन टाइम। वो कहते हैं आई सर्टेनली बिलीव के जो प्रोलिफरेटिंग डिमांड है मोबाइल फोन्स की, तो ये क्या है, ये डायरेक्टली लिंक्ड विद इंक्रीज स्क्रीन टाइम। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने क्लियरली बता दिया कि ठीक है, सो कि ये बैड थिंग है ना। दिस essay will expound the adversities caused due to over importance given to these gadgets। adversities मतलब कि बैड थिंग है, और वही चीज मैंने यहाँ पे बताई है। सो मैंने क्लियरली अपना ओपिनियन भी दे दिया और रीजन भी बता दिया। सर्टेनली बिलीव दैट प्रोलिफरेटिंग डिमांड इज डायरेक्टली लिंक्ड विद इंक्रीज स्क्रीन टाइम, मतलब बैड थिंग है तभी तो इंक्रीज स्क्रीन टाइम है। और फिर थीसिस स्टेटमेंट दे दी, दिस essay will expound the adversities caused due to over importance given to these gadgets। अब इसी सेम चीज को देखो, ये बैंड 8 वाले लर्नर्स ने देखा होगा। अब देखो जिन्हें 6.5 बैंड चाहिए, ठीक है, अब इन दिस टाइम क्या कर सकते हैं, जिन्हें भी बैंड 7 और 7.5 चाहिए, जैसे मैंने उस ऐसे की इंट्रोडक्शन लिखी, आप भी सेम क्वेश्चन को देखो और इंट्रोडक्शन लिखो अपनी कॉपी में। इन द मीन वाइल में 6.5 बैंड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे इट इज ओपाइंड बाय फ्यू इंडिविजुअल्स दैट देयर फोन्स आर द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल थिंग, और यहाँ पे आप ये कर सकते हो, ठीक है, दे आर दी वाइटल डिवाइसेस दे ओन, और क्रूशियल डिवाइसेस दे ओन, क्रूशियल थिंग दे ओन, ठीक है। पोजेस की जगह ओन कर सकते हो। आई सर्टेनली बिलीव दैट प्रोलिफरेटिंग डिमांड ऑफ मोबाइल फोन्स इज डायरेक्टली लिंक्ड विद इंक्रीज स्क्रीन टाइम, ठीक है, जो आपको रीजन लगती है वो लिखोगे। दिस ऐसे विल एक्सपाउंड की जगह आप एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आपको नहीं वर्ड पता चल रहा, अदरवाइज यहाँ तो कॉपी करना है। एक्सप्लेन द एडवर्सिटीज, नेगेटिव्स आप लिख सकते हो कॉज ड्यू टू ओवर इंपॉर्टेंस। देखो मैं बोलूंगी कि इंट्रोडक्शन में ज्यादा चेंज बिल्कुल मत करना, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन में चेंज मत करो, बिकॉज वो फर्स्ट इंप्रेशन है किसी भी ऐसे का। अगर बॉडी पैराग्राफ नहीं लिख पाते अच्छे से, वो जरूर आप कर लो, ठीक है, बट इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में ज्यादा चेंज मत करो, ठीक है। सो यहाँ तक फ्यू इंडिविजुअल्स बिलीव दैट, आप डायरेक्टली ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको पैसिव पैराफ्रेजिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्टली ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज मेरे को लगता है कि ये करना मुश्किल नहीं है, इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी ये तो ऐसे ही कॉपी कर दो। इट इज ओपाइंड बाय फ्यू इंडिविजुअल्स दैट, ठीक है, देयर फोन्स आर द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल, ठीक है। vital devices they possess या they own। I certainly believe that proliferating demand, अब proliferating अगर आपको नहीं पता चल रहा, मुश्किल लग रहा है क्योंकि 6 बैंड की रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पे इंक्रीजिंग डिमांड क्लियरली लिख सकते हो ऑफ मोबाइल फोन से डायरेक्टली लिंक विद। डायरेक्टली लिंक भी नहीं समझ आ रहा तो एसोसिएटेड विद कर सकते हो, एसोसिएटेड with increased screen time। This essay will expound the, expound लिख सकते हो, explain लिख सकते हो अगर expound मुश्किल लग रहा है तो, will explain the adversities caused due to over importance given to these gadgets, ठीक है। adversities caused due to over importance given to these gadgets। so simple कि adversities क्या हो रही है, problems क्या हो रही हैं, ठीक है,
will explain the adversities caused or problem caused due to over importance. So अगर आपको adversities नहीं समझ आ रहा, आप simple problems भी यूज कर सकते हो. इतना नहीं आपने सोचना, रहने दो इसे. आप simple problems caused due to over importance given to these gadgets. ठीक है. और ड्यू टू ओवर यूजेज ऑफ दीज गैजेट्स. उन्होंने तो यही बोला ना, मोबाइल फोन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है तो यूज करेंगे वो. तो ओवर यूजेज ऑफ दीज गैजेट्स आप ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ड्यू टू ओवर यूसेज ऑफ दीज गैजेट्स. ठीक है. इंट्रोडक्शन तो ऐसे ही लिखो. अब अगर हम बात करते हैं बॉडी पैराग्राफ 1 की, तो देखो एक स्ट्रक्चर है जो मैंने बिगिनिंग में आपको बताया हुआ है. बॉडी पैराग्राफ 1 का जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि पहले लिखो अंडरलाइंग रीजन एट्रीब्यूटिंग टू दिस ट्रेंड इज दिस. फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करो, फर्दर मोर यूज करो, फर्स्ट कंडीशनल यूज करो, डबल कंपेरेटिव यूज करो. ये इस तरीके से लिखो फॉर बैंड एड. बट हमें बैंड एड नहीं चाहिए अगर, और बैंड हमारी 6.5 की रिक्वायरमेंट है, तो आप अलग से यूज करोगे. यहाँ देखो सेम यूज करा. द अंडरलाइंग ड्रॉबैक एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग फेम गिवन टू फोन्स इज हेल्थ प्रॉब्लम्स. अंडरलाइंग ड्रॉबैक क्या है? हेल्थ प्रॉब्लम्स और इंक्रीजिंग हेल्थ प्रॉब्लम. जो आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो. द अंडरलाइंग ड्रॉबैक with the increasing fame given to the phones is health problem. Underlying drawback है health problems. These phones are not only deteriorating mental well-being but also causing depression in the long run. अब मैंने ये एक सेंटेंस बता दिया, फिर मैंने कंडीशनल सेंटेंस यूज करके आगे एक्सप्लेन करा. इफ अ पर्सन स्पेंड्स आवर्स ऑन ब्राउजिंग सोशल मीडिया, ठीक है. फर्दर मोर इट हैज बीन प्रूवन सेवरल टाइम्स, एग्जाम्पल दे दिया. पर अब मैं वहां पे क्या करूंगी? लेट्स लुक हेयर. हमें बैंड 6.5 की रिक्वायरमेंट है. सो सिंपली अब यहाँ पे आप लिख दो हेल्थ प्रॉब्लम्स ही लिख दो. ठीक है. द अंडरलाइंग ड्रॉबैक अगर नहीं भी लिखना तो आप सिंपली लिख दो द ड्रॉबैक एसोसिएटेड एज. आप पर मुझे पता है ये तो आप कॉपी पेस्ट कर ही लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. द अंडरलाइंग ड्रॉबैक एसोसिएटेड विद द फोन्स इज, हटा दो ये इंक्रीजिंग फेम. विद द फोन्स इज हेल्थ प्रॉब्लम्स. बात ही खत्म. शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस लिखो. मीनिंग क्लियर होना ज्यादा जरूरी है. शॉर्ट सेंटेंसेस लिखो. इज द हेल्थ प्रॉब्लम्स, बस. जो भी चीज होगी आपने ऐसे कॉपी पेस्ट कर देना है. दीज फोन्स आर नॉट ओनली आर डिटीरियोरेटिंग की जगह आप बस यहां लिख दो दीज फोन्स आर हार्मिंग मेंटल वेलबींग एंड कॉजिंग डिप्रेशन. आपको नहीं समझ आ रहा कोई सेंटेंस, सिंपल एंड यूज करो ना. किसने बोला कि ऐसे वो करना है? आप एंड यूज करो. दीज फोन्स आर, ठीक है, कॉजिंग दिस. एंड जहां पे कनेक्टर है वहां मैं बस येलो हाईलाइट कर दूंगी और इसको नॉर्मल कर देते हैं. ठीक है. हार्मिंग मेंटल वेलबींग एंड कॉजिंग डिप्रेशन. बस अगर आप इतना भी लिख दोगे ना तो भी ठीक है. इन द लॉन्ग रन लिखना है लिख दो. इन द लॉन्ग रन भी नहीं समझ आ रहा है, इन द फ्यूचर लिख दो. जो आपको समझ आ रहा है वो रख दो. ठीक है. नाउ इफ अ पर्सन स्पेंड्स आवर्स ऑन ब्राउजिंग सोशल मीडिया वेबसाइट्स ऑन हिज और हर फोन, he will not have time to spend with his or her loved ones, and as a result lengthy हो गया ना सेंटेंस, रहने दो इसे, मत लिखो ऐसे, कुछ नहीं होता. if a person spends hours on browsing social media websites on his or her phone, he or she will not have time to spend with his or her loved ones. so ठीक है. when a person spends hours, ठीक है, he doesn't get time. simple simple sentence. when a person spends hours, लिखो यही सेंटेंस क्योंकि एग्जाम्पल तो देना जरूरी है ना. when a person spends hours on browsing, ठीक है, various social media websites on his or her phone, he or she doesn't get time to spend with their loved one. जब वो स्पेंड करता है तो उसे टाइम नहीं मिलता है. doesn't get time, ठीक है, टू स्पेंड विद हिज और हर लव्ड वंस. टू स्पेंड विद द लव्ड वंस लिख दो, हटा दो हिज और हर भी. जितनी कंफ्यूजन होती है वो हटाते जाओ. ठीक है. अब यहाँ फुल स्टॉप लगा दो, कंफ्यूज ही मत हो. As a result, he'll become addicted to phones.
एज अ रिजल्ट ही विल बिकम एडिक्टेड टू फोन। सिंपल सेंटेंस है ना, हो गया हमारा। फर्दर मोर दिस विल एट्रीब्यूट टू, और फर्दर मोर तो कनेक्टर है, यूज कर ही लोगे। दिस विल एट्रीब्यूट टू स्पॉइल्ड पर्सनल रिलेशनशिप। इससे क्या होगा, एट्रीब्यूट की जगह लिख दो लीड टू। दिस विल लीड टू स्पॉइल्ड पर्सनल रिलेशनशिप्स। ठीक है, अब जब वो टाइम ही नहीं स्पेंड कर रहा तो रिलेशनशिप भी स्पॉइल होने ना। स्पॉइल्ड पर्सनल रिलेशनशिप्स, अब स्पॉइल्ड भी नहीं समझ आ रहा कि क्या लिखना है वहां पे, तो आप लिख दो बैड पर्सनल रिलेशनशिप्स। ठीक है, अब बस, इट हैज बीन प्रूवन सेवरल टाइम्स दैट द इंडिविजुअल्स हु स्क्रीन टाइम इज मोर और लेस हैप्पी, दस द मोर द इन्वॉल्वमेंट। ये नहीं लिखना तो रहने दो, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसको भी अगर हम हटा लेते, इट हैज बीन प्रूवन सेवरल टाइम्स दैट द इंडिविजुअल्स हु स्क्रीन टाइम इज मोर आर लेस हैप्पी एंड मोर डिस्ट्रेस्ड एज कंपेयर टू वंस विद मिनिमम। हटा दो बस, दैट्स इट, डिस्ट्रेस्ड कर दो। इट हैज बीन प्रूवन सेवरल टाइम्स दैट द इंडिविजुअल्स हु स्क्रीन टाइम इज मोर, ठीक है, आर लेस हैप्पी एंड मोर डिस्ट्रेस्ड, फुल स्टॉप। सिंपल सिंपल सेंटेंसेस। अब 10 के बाद, ठीक है, पर्सनल फोन्स, 10 phones are causing deleterious illnesses, बस, दैट्स इट। सिंपल सिंपल सेंटेंसेस में भी हमारे आइडियाज बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। ठीक है, और उससे भी हम अपना सेंटेंस हमारे ठीक हो सकते हैं। फोन्स आर कॉजिंग डिलीटीरियस इलनेसेस, यही हुआ है ना, बताया है ना, 10 फोन्स आर कॉजिंग डिलीटीरियस इलनेसेस, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, डेट्स इट। ये हो गया हमारा 6.5 बैंड वाला। इजी है ना, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। देखो, 10 को यूज कर ही लो, ये वाला। नाउ हम बॉडी पैराग्राफ 2 पे आ जाते हैं। वही सेम स्ट्रक्चर हमने यूज करना है। बॉडी पैराग्राफ 2 को स्टार्ट करो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस से, इज देयर एनी अदर पिटफॉल ओइंग टू दिस, सर्टेनली देयर इज। फिर रादर देन वाला स्ट्रक्चर यूज करो। उसके बाद सिंस यूज करो, एक्सप्लेन करते जाओ उसे आइडिया को। फिर ऑल्सो यूज करो, ऑल्सो दिस इंक्रीजिंग इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, also, this increasing involvement with private phones has caused insomnia along with lack of productivity. अब यहाँ पे ये sentences हैं, यहाँ inversion sentence है, had the individuals focused more on their health, they would have become more successful in life. Various studies have also revealed that the above is true. पर अब ये क्या है, ये है 8 बैंड वाला स्ट्रक्चर। अब इसी को बनाना है हमने 6.5 वाला। आ जाओ दोबारा से इधर। इज देयर एनी अदर प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दिस? आप मत यूज करो, 6.5 चाहिए ना, रहने दो। ठीक है, अब इसको आगे ही एक्सप्लेन कर लो। हमने बताया ना, हटा दो इसे, बस सिंपल। क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए, और अगर 6.5 बैंड वाला लेवल है तो उसी तरीके के स्ट्रक्चर यूज करो। ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ फिजिकल हेल्थ रादर देन टेकिंग केयर पॉपुलेस इज डिस्टर्बिंग देयर बॉडी क्लॉक बाय स्पेंडिंग देयर प्रेशियस टाइम ऑन गैजेट्स। ठीक है, सो हम इसे क्या कर सकते हैं, पीपल do not take care of their physical health, ठीक है, of their physical health, do not take care of their physical health। ठीक है, ये हमने लिख दिया। फुल स्टॉप कर दो। पीपल डू नॉट टेक केयर ऑफ द फिजिकल हेल्थ एज, अब एज लिख दो, एज दे आर ऑलवेज इन्वॉल्व्ड इन देयर, ठीक है, फोन्स। बस, दे आर ऑलवेज इन्वॉल्व्ड इन देयर फोन्स। हो गया ये हमारा, हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया ना। पीपल डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर फिजिकल हेल्थ एज दे आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन देयर फोन्स। ये चीज ही हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब यहाँ पे ना बिसाइड्स दिस कर दो, क्योंकि हम उसी रीजन को, कुछ तो हमें ऐड करना पड़ेगा ना। हम सेकंड बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करें, बिसाइड्स दिस पीपल डू नॉट टेक केयर ऑफ। ठीक है, सो बिसाइड्स दिस पीपल डू नॉट टेक केयर ऑफ, बस, डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर फिजिकल हेल्थ
एज दे आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन देयर फोन्स, नहीं ध्यान रखते फिजिकल हेल्थ का, हमेशा फोन में ही रहते हैं। ठीक है, और ये भी नहीं लिखना तो लिख दो पीपल डू नॉट एक्सरसाइज, क्योंकि हमेशा फोनों में ही रहते हैं। डू नॉट गो आउट एंड एक्सरसाइज as they are so busy in their phones, always involved in their phones. हो गया हमारा। Since the mobile phones have become so common, every other person owns it. अब क्योंकि मोबाइल फोन्स कॉमन हो गए हैं, ठीक है, एवरी अदर पर्सन ओन्स इट इवन इफ द रिक्वायरमेंट इज नॉट देयर। ठीक है, इवन इफ दे डू नॉट नीड इट। ठीक है, एवरी अदर पर्सन, हर किसी के पास है, इवन इफ दे डू नॉट need it. Okay. Also, this increasing involvement with private phones has caused insomnia. ठीक है, अब इसकी वजह से also this is causing insomnia. ठीक है, और this is causing sleeplessness and lack of productivity. Also, this increasing, अगर simple sentence भी लिखते हो ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, also this increasing involvement with private phones, बस also this increasing use of phones is harming। ठीक है, और affecting कर दो, सिंपल वर्ड कर लो ना, is affecting the sleep cycle, बस। Also, this increasing use of phones is affecting the sleep cycle along with lack of productivity. स्लीप साइकिल अफेक्ट कर रही है और प्रोडक्टिविटी भी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी ही नहीं है, काम ही नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज वो बता रहे हैं, इज अफेक्टिंग स्लीप साइकिल अलोंग विद दिस। बस इसको ऐसे ही रहने दो। अब ये वाला सेंटेंस हटा दो यहां से, had the individuals focused more on their health they would have। ठीक है, अब यहाँ पे बस ये सिंपल कॉपी कर दो, revealed that the above is also true, therefore this over importance given to mobile culture is hazardous। ये ऐसे ही रहने दो, और कंक्लूजन को चेंज ही मत करो। एंड कंक्लूजन, विदाउट एनी डाउट मोबाइल फोन्स आर गिवन अनड्यू प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस मत लिखो, अनड्यू। ठीक है, आर गिवन अनड्यू इंपॉर्टेंस लिख दो, which is affecting the well-being as well as relationships of individuals। बस ये चीजें हमने बताई है, which is affecting well-being and that's why it is a curse for the population। अगर आप चाहो तो ये कर्स फॉर द पॉपुलेशन हटा भी सकते हो। अब अगर हम यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ वर्ड्स देखें 6.5 बैंड लेवल वाले, तो ये भी हमारे 243 हैं, बट इसमें हमने थोड़े से वर्ड्स इंक्रीज करके हमारे इजिली 260 280 हम कर पाएंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने यहाँ पे जहां लिखा है वेरियस स्टडीज रिवील्ड हैव आल्सो रिवील्ड दैट द अबव इज ट्रू, यहाँ एक सेंटेंस हम ऐड कर देंगे बस। ऑल्सो दिस इंक्रीजिंग यूज ऑफ फोन्स इज अफेक्टिंग द स्लीप साइकिल अलॉन्ग विद लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक ऐड कर दो, जो हमारा सेंटेंस था प्रीवियस वाला वो हमारा था हैड वाला, हैड द इंडिविजुअल्स फोकस मोर इन देयर हेल्थ। अब यहाँ बस लिख दो इंडिविजुअल्स शुड फोकस more on their work and ठीक है overall well-being। ठीक है, बस ऐसे लिख दो। अब यहाँ पे वेरियस स्टडीज वाला पहले आएगा सेंटेंस, इसको एक्स कर लो। देयरफॉर दिस ओवर इंपॉर्टेंस गिवन टू इट इज hazardous for this and individual should focus and individuals should focus and the individuals or individuals should focus more on their work and overall well-being। बस that's it। अब अगर हम देखेंगे तो 250 से अब हो जाएंगे, हमें 6.5 ही चाहिए, डोंट वरी, थोड़ा बहुत आप ऐड भी करोगे 254 हो गए ना, इट्स ओके।
चलेगा इतना भी। जब आप खुद लिखोगे थोड़ा बहुत ऐड भी होगा, डोंट वरी। सो ये 6.5 बैंड वाले लेवल लर्नर्स के लिए ये स्ट्रक्चर है, एंड इजीली वो ये यूज कर सकते हैं। इसमें कनेक्टर्स भी हैं जितने चाहिए, आप इजीली इसे कॉपी कर सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। तो ये है हमारा 6.5 बैंड स्ट्रक्चर एंड 8 बैंड स्ट्रक्चर। सो अभी मैं आपको नेक्स्ट स्पीकिंग मॉड्यूल एक्सप्लेन करने वाली हूँ अपने इस फुल कोर्स में। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको हर एक चीज की क्लैरिटी मिलेगी। Let's proceed on to the speaking module. And when it comes to the speaking part, आप सब लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा कि जो स्पीकिंग का एग्जाम है वो इन बिटवीन 11 एंड 14 मिनट्स का होता है। ठीक है। सो जब मैंने अपना फर्स्ट टाइम स्पीकिंग एग्जाम दिया था या फोर्थ टाइम दिया है, तो हर बार सिमिलर सा ही था सब कुछ, क्योंकि जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए, एग्जाम का पैटर्न वो बिल्कुल सेम था। ठीक है। टोटल स्पीकिंग वाले एग्जाम में हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। जो पार्ट 1 होता है वो होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें आपसे कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि डू यू वर्क और स्टडी, व्हाट वाज योर ड्रीम जॉब व्हेन यू वर यंग, हाउ यू चेंज योर माइंड अबाउट योर ड्रीम जॉब। ठीक है। सो क्वेश्चंस लाइक सच। अब जो पार्ट 1 है, इसके आंसर्स हमेशा हमें शॉर्ट फॉर्म में ही देने होते हैं, लेंथी आंसर्स देने की जरूरत नहीं है। प्लीज सेव द एनर्जी फॉर पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 2 में क्या होता है, पार्ट 2 में हमारे पास क्यू कार्ड क्वेश्चन आता है, हमें 1 मिनट मिलता है इसका आंसर प्रिपेयर करने के लिए, एंड उसके बाद हमें 2 मिनट्स, इन बिटवीन 1 एंड 2 मिनट्स के लिए बोलना होता है। मुश्किल नहीं है। आप अगर सिंपली टेम्पलेट यूज करोगे, जो मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से एक फिक्स्ड इंट्रो फिक्स्ड आउटरो यूज करके आप इजीली आंसर कर सकते हो, यू कैन इजीली डू इट। मैं आपको बताने भी वाली हूँ इस वीडियो में कैसे। एंड देन पार्ट 3 आता है। पार्ट 3 में हमेशा लेंथी आंसर देने हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन करो, एग्जाम्पल दो, और एंड में इसी क्वेश्चन को कंक्लूड करो। ठीक है। नाउ हम अगर इसकी बात करते हैं पार्ट 1 की, मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया देती हूँ 1 और 2 क्वेश्चंस के बेसिस पे कि कैसे आंसर करना है। जब पार्ट 1 की बात करें, अगर आप बहुत ही अच्छे लेवल पे, एडवांस लेवल पे हो, तो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही आंसर करना चाहिए। बट इफ यू आर एट अ बिगिनर लेवल, तो आपको 2 कंपाउंड सेंटेंसेस यूज कर सकते हो, बेसिक कनेक्टर्स यूज कर लो, जैसे कि फैन बॉयज वाले कनेक्टर्स आप यूज कर सकते हो। ठीक है। जिन्हें नहीं पता फैन बॉयज क्या है, तो फैन बॉयज होता है फॉर एंड नॉर, बट और येट सो। ठीक है। फॉर एंड नॉर, but or yet. So these types of connectors can be easily used. For example, the question is, do you work or study? So आप easily answer कर सकते हो, well, I have been studying for the last, ठीक है, 15 years and currently I am pursuing my graduation from Delhi University. ओके। और अगर आप वर्किंग हो तो आप कैसे कर सकते हो, आई हैव बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 5 years and I enjoy my profession a lot as I love interacting with the learners. I love to know their experiences more than enough. ठीक है, इतना भी आंसर करोगे चलेगा। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है, डू यू एंजॉय शॉपिंग? वेल, आई हैव चेंज्ड अ लॉट ओवर द टाइम। अर्लियर आई यूज्ड टू एंजॉय शॉपिंग अ लॉट, बट nowadays I don't feel like spending a lot of time on shopping. So I prefer shopping only twice a year, but whenever I shop, I just shop everything I would be needing in the whole year. So that's what I do. इस तरीके से आंसर कर सकते हो। आप चाहो तो इसे शॉर्ट भी कर सकते हो और लेंदी भी कर सकते हो। मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रही थी। आप इस तरीके से आंसर करो। डू यू प्रेफर हेल्दी और अनहेल्दी स्नैक्स? आई ऑलवेज प्रेफर ईटिंग हेल्दी फूड items during the weekdays. And when it comes to Saturday, Saturday is the day when during night or at night I prefer having junk food. Otherwise, throughout the week, I am on strict healthy diet. ओके। इस तरीके से आंसर कर सकते हो। नाउ व्हेन इट कम्स टू पार्ट 2, तो यहाँ पे क्यू कार्ड है। ठीक है। क्यू कार्ड में क्या होता है, आपके पास क्वेश्चन आ गया, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू फॉरगॉट अबाउट एन अपॉइंटमेंट। अब सोचो कि आपका ना अपॉइंटमेंट है, बहुत ही जरूरी अपॉइंटमेंट था। फॉर एग्जाम्पल किसी डॉक्टर के साथ था, या फिर किसी टीचर के साथ आपका अपॉइंटमेंट था, या फिर आपने सैलून में अपॉइंटमेंट ले रखा था, वो बहुत जरूरी था क्योंकि आपको नेक्स्ट डे फंक्शन में जाना था। तो वो चीज, तो आपको जो भी लगता है वो आप कर सकते हो। अब हमेशा मैं क्या बोलती हूँ, एक टेम्पलेट यूज करो, और वो टेम्पलेट क्या है? ठीक है। देर आर अ फ्यू टाइम्स आई फॉरगॉट अबाउट द अपॉइंटमेंट, कुछ ऐसा आंसर कर सकते हो।
I vividly remember there are a few times when I forgot that I had already booked an appointment. But I would like to quote an instance which happened recently when I booked an appointment with my skin doctor. So I vividly remember I got some fungal infection on my toenail, and that time I had to visit the doctor. It was on urgent basis. As I did not want any other problem to occur, so I had to visit him. But later on, I got to know that the appointment was scheduled for 5 o'clock, but I couldn't even reach there by 7 o'clock, as I literally forgot the time of the appointment. But when I reached there, the doctor was not there, and due to the whole thing, I was not able to meet the doctor. And the very next day, I had to leave for Delhi, and I couldn't meet the doctor for another 1 week. And the problem got worsened. I had to take some antibiotics afterwards. So that's what happened. आपने एक्सप्लेन कर दिया when it was, why you forgot about it, क्यों भूल गए थे आप वो बता सकते हो. I forgot because I was quite occupied at my office chores, or I was quite occupied due to some classes of mine. कुछ ऐसा बता सकते हो. How you felt about it? I felt devastated because I did not want to have antibiotics, but because of that appointment which I missed, I had to take a lot of antibiotics, and that too for 2 months. So that's what I did not like. I'm a person who is more into her health. I'm quite concerned about my health, and I do not want to take any unhealthy item, or I do not want to take medicines unnecessarily. Okay, so ये सब बता दिया last में. At last, when I'm thinking about the time when I forgot that appointment, I always think about those days when I had to take antibiotics. So now I have made up my mind whenever I schedule an appointment with a doctor or with anybody else, I'm going to write it down, or I'm going to save an appointment on my calendar so that I do not miss it again. कुछ इस तरीके से. So intro में हो गया ना. There were a few times, but here I would like to quote an instance when I forgot. Okay, and ending कर दो at last. बीच में examples दे दो और story को explain कर दो. बस यही चीज पे आपने ज्यादा फोकस करना है. ठीक है. नाउ लास्ट आ गया हमारे फॉलो अप क्वेश्चंस. फॉलो अप क्वेश्चंस का जैसा मैंने आपको पहले बताया हुआ है, इसमें ना आपने लेंथी आंसर्स करने हैं. शॉर्ट आंसर्स बिल्कुल भी नहीं करने हैं, लेंथी आंसर्स करने हैं. अब जो लेंथी आंसर्स करने हैं वो कैसे करोगे? देखो यहाँ पे आपने क्या करना है. विच थिंग्स डू पीपल quite often forget? What do we often forget? We often forget to take something important to our office. We often forget to take some like a pen and a paper when we are going for the meeting. We often forget. What do we forget? We usually forget such things. Na? We often forget to carry the wallet or maybe the mobile phone when we are going outside. I believe many of you do not, but I forget it because I already have my husband with me, so I do not need to carry it. So I usually forget it. So now I use Google Pay, so हो जाता है. Okay, so point is पार्ट 3 जो है फॉलो अप्स हैं. इसमें आप जरूर वॉन मेथड यूज करना, और इसकी ना मैं एक वीडियो शूट करने वाली हूँ. ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है. विद द हेल्प ऑफ दीज 5 कनेक्टर्स यू कैन इजीली स्कोर बैंड 8 बैंड 9 इवन इन स्पीकिंग मॉड्यूल. जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो था स्पीकिंग का, तब मेरे बैंड 7 आए थे, बट मैंने बैंड 9 स्पीकिंग में मेरे आए हुए हैं. तो उसके लिए मैंने क्या करा था, कौन सी टिप्स यूज करी थी, वही सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी स्पीकिंग प्लेलिस्ट में भी. और ये वॉन मेथड वाली वीडियो मैं जरूर जल्दी ही शेयर करूंगी. मैंने शूट तो करी थी, बट आई डोंट नो ये वीडियो कहाँ पे मिस हो गई, एंड आई एम इवन अनएबल टू फाइंड इट. Okay, so W is for while, whereas A is for although, A is for also, R is for rather than, and N is for not only but also. अब now the question is, which things do people quite often forget? So कौन कौन सी चीजें हैं जो लोग ज्यादातर forget कर देते हैं, quite often forget. तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? ठीक है, अभी मैंने आंसर दिया उसी तरीके से हम कर सकते हैं. ठीक है, और इसको इस तरीके से करो. आई बिलीव मोस्ट ऑफ द टाइम्स individuals remember a lot of things, but at times they forget what's important and what they have to take to a particular place. For example, they are going to meet someone, they'll forget something. They'll forget buying something for them. For example, it's someone's birthday, so they'll forget the birth date. है ना? They'll not be able to recall it. Usually, these are the things which happen. Okay. Now, question number 2. Do you think young people forget things more than young people? यहाँ पे old people आना था. Do you think young people forget things more than old people?
I certainly believe the opposite is true because I believe when we go into old age or when the people are in old age, they tend to forget so many things because of their weak health or maybe bad immunity. They do not remember a lot of things. So I believe this is the common occurrence when it comes to the elderlies, okay, when it comes to the old age, when it comes to post retirement age rather than the young age. So आई थिंक सो ठीक है एट द एंड कंक्लूड कर सकते हो दस आई बिलीव सो सो हमेशा सबसे पहले पैराफ्रेज कर दो पैराफ्रेज करके स्टोरी बता दो इलेबोरेट कर दो और एंड में कंक्लूड कर दो व्हाई डू यू थिंक सम पीपल हैव अ बेटर मेमोरी देन अदर्स I believe some people are God gifted. They always have better memory. And whenever they read, even if they read something for the very first time or they read it only one time, they'll remember that thing for a longer duration of time. On the other hand, others do not have that. So I believe they have this better memory maybe because of perfect sleep cycle and they try to maintain their body clock. They have healthy diet. That is one of the things, and the people who ingest junk food on a regular basis they have bad memory. So this is what I believe. एंड में ऐसे कंक्लूड कर दो बस इस तरीके से आंसर करना है तो देखो स्पीकिंग में स्कोर लेके आना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है इट जस्ट एट आपने फॉलो करनी है राइट स्ट्रेटेजी आपने पार्ट वन के आंसर्स को शॉर्ट फॉर्म में आंसर करना है पार्ट टू को 2 मिनट्स तक पार्ट थ्री में लेंथी आंसर्स करने डू नॉट स्टॉप अंटिल द एग्जामिनर स्टॉप्स यू दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप फॉर पार्ट थ्री आई होप आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा आपको अच्छी तरह सब कुछ समझ आया होगा एंड आई एम प्रिटी श्योर आप में से काफी सारे लर्नर्स ने नोट्स भी बनाए होंगे सो जिन्होंने नहीं बनाए हैं ना नोट्स वो प्लीज नोट्स बना लो दोबारा से सेशन देखो एंड शेयर करो इस वीडियो को बहुत सारे लर्नर्स के साथ बिकॉज काफ़ी लर्नर्स को आइल्स में ही प्रॉब्लम आती है प्रिपरेशन का नहीं पता होता है कैसे शुरू करनी है और ये हर एक बिगिनर को काफ़ी हेल्प करेगी नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ये जो सेशन है ये समझ आया इससे कुछ भी अगर समझ आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना एंड अगर आप चाहते हो कि मैं इसी का 3 आवर वाला या 4 आवर्स वाला अपना फुल कोर्स लेके आऊँ तो वो मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है एंड मैं 4 आवर्स वाला वो कोर्स लेके आऊँगी आपके लिए आपने बस कमेंट सेक्शन में लिखना है वी वांट फुल कोर्स 4 आवर्स वी वांट फुल कोर्स 4 आवर्स द मोर द नंबर ऑफ कमेंट्स the earlier I'm going to shoot the video. Thank you so much for joining me today. I'll see you in the next video of mine. Until then, bye bye, sat sri akal, and I'll see you again. Bye.